बधाई देता हूं। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब। थैंक यू सर। पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 पर आज सदन में कुल मिला के 26 माननीय सदस्यों ने अपना विषय रखा है। आदरणीय शक्ति सिंह जी गोहिल, सुरेश प्रभु जी, सुवेंदु शेखर रोय, सुभाष चंद्र सिंह जी, पी विल्सन जी, बाला प्रकाश जी, राम गोपाल यादव जी, रामचंद्र प्रसाद जी, अलाराम करीम जी, मनोज कुमार झा जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, के रविंद्रन जी, अनिल देसाई जी, विनय विशंबम जी, नारायण दास गुप्ता जी, सन्माननीय राम जी, थम्बी दोराई जी एंड हमारे पूर्व शिपिंग मिनिस्टर रहे ऐसे वासन जी और जुगल जी, सभी लोगों ने अपना विस्तार से सदन में अपना विचार रखा है। लेकिन माननीय डेप्यूटी चेयरमैन साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हाउस में कई सम्मानीय सदस्यों ने अपने विषय रखते हुए कोई भी देशभक्त होता ये बिल का विरोध करता, ये बिल से देश लूट जाएगा, ये बिल से सारा पोर्ट सेक्टर खत्म हो जाएगा, ये पोर्ट से मजदूर का हित नहीं रहेगा, ऐसे कई टिप्पणियां की है। मेरी विनंती है कि मुझे विस्तार से उसकी रिप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे पहले मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये बिल कोई पोर्ट का प्राइवेट करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट पोर्ट की कंपटीशन करके पोर्ट हमारा टिक सके उसके लिए है। कोई प्राइवेट कोई चीज पोर्ट की किसी को दे देने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। कई सम्मानीय सदस्यों ने बात करते हुए इतनी फिलोसॉफिकल बात की, मेरे मन में ऐसा था कि मैं पॉलिटिकल कमेंट उसमें कम करूं। लेकिन क्या केरल गवर्नमेंट ने अपना पोर्ट डेवलप करने के लिए किसी को प्राइवेट को नहीं दिया है क्या? तमिलनाडु ने नहीं दिया है क्या? आंध्र प्रदेश ने नहीं दिया है क्या? महाराष्ट्र ने नहीं दिया है क्या? ये सब मेरे समय में नरेंद्र मोदी के समय में हुआ है क्या? और ये बिल हम लेके आए हैं कि आज प्राइवेट पोर्ट और मेजर पोर्ट, जब पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 में था और ये पोर्ट में उस वक्त सर्विस बेस्ड पोर्ट था, प्राइवेट पोर्ट थे नहीं, और प्राइवेट पोर्ट नहीं होने से कंपटीशन नहीं थी। 1995 से पीपीपी मॉडल का देश में इंप्लीमेंटेशन हुआ, तब हमारी सरकार नहीं थी। और पीपीपी यही मॉडल पर कई पोर्ट में पीपीपी ऑपरेटर आए और सार्वजनिक कई सेक्टर में पीपीपी ऑपरेटर आए। और पीपीपी ऑपरेटर और पोर्ट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजोल्व करने की सिस्टम क्रिएट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने ये पोर्ट में, ये पोर्ट अथॉरिटी बिल में ये प्रावधान लेके आए हैं, जैसे पोर्ट स्वायत्त बने, पोर्ट अपने डिसीजन स्वयं को ले सके। एक यहाँ कई माननीय सदस्यों ने बताया कि 10-10 किलोमीटर में पोर्ट बन गए हैं। एक प्राइवेट पोर्ट ने अपना टैरिफ कम कर दिया और मेरे मेजर पोर्ट है उसमें टैरिफ ज़्यादा है और उसको उसकी कंपैरिजन करनी है या तो कम करना है तो उसको मेरे पास मंत्री तक आना पड़ता है, वो मिनिस्टर तक ना आए और स्वयं वहाँ डिसीजन ले ले और टैरिफ कम करके उसके साथ कंपटीशन करे और कंपटीशन करके वो टिक पाए। ये बिल में हमने प्रावधान किया है और आकाश उसमें कोई जगह पे टूट नहीं पड़ा है, ऐसा कोई प्रावधान में नहीं लेके आया हूँ। ये पोर्ट बिल के माध्यम से दो तरह की बात नहीं चलेगी माननीय वाइस चेयरमैन साहब। एक बार वो कहते हैं कि मजदूर का कल्याण होना चाहिए और मजदूर की बात शायद मजदूर के लिए वही कुछ करते रहते होंगे और किसी ने कुछ किया ही नहीं होता। एक बार मजदूर की बात करते हैं, क्या स्थिति थी 2014 के पहले? ये जब मैं, गडकरी जी मेरे सीनियर मंत्री हुआ करते थे और मैं जूनियर मंत्री था, उस वक्त कलकत्ता से एक लेबर यूनियन
पोर्ट का यूनियन गडकरी जी को मिलने के लिए आया था और उसके बाद वो मुझे मिला। उस वक्त वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा पोर्ट बंद होने की संभावना है, आप पोर्ट को बचा लीजिए, ये पोर्ट को बंद मत करना। कौन से मॉडल पर ये पोर्ट चलता था? क्यों ये स्थिति आ गई थी? ये ही पोर्ट में 25,000 पेंशनर है जिन्होंने पोर्ट बनाने के लिए मेहनत किया है और पोर्ट में अपना काम करके जिंदगी व्यतीत की। वो बोल रहे थे कि हमें पेंशन नहीं मिलेगा, हमारे परिवार का क्या होगा? जो एम्प्लॉइज थे वो आके हमको बता रहे थे कि पोर्ट मत बंद करिए। साहब, यही पीपी मॉडल से हमने उसको रीडेवलप करने की शुरुआत की। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 1 साल पहले कलकत्ता पोर्ट को 150 साल हुई और उस अवसर पर माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित हुए थे, उस वक्त सभी पेंशनर की लायबिलिटी हमने खत्म कर दी, LIC में पैसा जमा करवा दिया और सभी पोर्ट के एम्प्लॉइज और पोर्ट के पेंशनर की लायबिलिटी हमने सुनिश्चित कर दी। और जो घाटा में चलने वाला कलकत्ता पोर्ट था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट था, आज के दिन में वो प्रॉफिटेबल पोर्ट हो गया। ये सब रिफॉर्म के माध्यम से हो रहा है। क्या हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक और ऐसा कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरी ओर कोई भी डेवलपमेंट की बात आए तो क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन है और क्या डेवलपमेंट है? उसके बीच में जो उसके भीतर जो भेद रखा है उसको बिना समझे यहाँ कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। वासन जी ने क्यों विस्तार से, वासन जी पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, उसको पता है कि पोर्ट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसको पता है कि पोर्ट को डेवलपमेंट का वही रास्ता होना चाहिए। वो कोई मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन भी उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। इस तरह से जब देश के डेवलपमेंट के संदर्भ में विचार किया जाता है तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव सोचने की आवश्यकता होती है। उसमें ठीक है, कमेंट करना है वहाँ कमेंट भी करें, लेकिन माननीय सम्मानीय शक्ति सिंह जी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि उसमें 7 प्राइवेट मेंबर होंगे और सरकारी मेंबर। सब हमने ये सब बिल बनाया, ये बिल पहले ये तो 99 से चल रहा है, उसके बाद कई बार आया कई बार गया। 2016 में फिर से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी सिफारिश की, ज़्यादातर सिफारिश हमने मान लिया है। और उसमें ये स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को मानते हुए पब्लिक कंसल्टेशन भी किया है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी किया है। ऐसा नहीं हम सब पोर्ट में गए हैं, कमेटी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाके लेबर के साथ भी कंसल्टेशन किया है। और आज तक क्या होता था, यहाँ बात ये हुई कि लेबर ट्रस्टी का क्या होगा। साहब, होता था ये कि लेबर ट्रस्टी के नाम से 20 साल पहले वो लेबर रहा हो, आज तो बिजनेसमैन बन गया हो या तो वहाँ कोई दूसरा काम करता हो, लेकिन लेबर ट्रस्टी के नाम से वो ट्रस्ट में आ जाते थे, पोर्ट में आ जाते थे और लेबर के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं था। हमने पोर्ट में प्रावधान रखा, ये बिल में प्रावधान रखा है कि जो लेबर आज के दिन में कंटिन्यूस है वही उसका मेंबर बनेंगे, उसके नाम से राजनीति करने वाले लोग उसमें नहीं आए, ये भी हमने प्रबंध किया। शक्ति सिंह जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने कहा कि उसमें एक्सपर्ट लोग भी होना चाहिए। जो 2 मेंबर है, हम ऐसा लेना चाहते हैं जो एक्सपर्ट हो, इस क्षेत्र में उसका एक्सपीरियंस हो और उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को भी हम उसमें लाएंगे। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व कहाँ कभी भी खत्म नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को मोदी गवर्नमेंट मानती है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के एक डायरेक्टर उसमें रहेंगे, सभी डिपार्टमेंट जो संलग्न है उसके भी मेंबर उसमें रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें उसकी नीति को या तो पोर्ट में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये है सर कि उसमें एक तो पहले ये बिल और प्राइवेटाइजेशन को कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बिल में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है। और ये फर्स्ट अरुण जेटली जी ने भी कहा था कि पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। नितिन गडकरी जी ने भी कहा था पोर्ट को हम प्राइवेट नहीं करेंगे। और ये फ्लोर पर तीसरे शिपिंग मिनिस्टर के रूप में, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर में मैं भी बोल रहा हूँ कि हम कभी पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। तीसरा साहब, मेरी ये लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फॉलो करते हैं। 75,000
आज एक भी पोर्ट मेरा ऑपरेशनल लॉस में नहीं है, और 6 साल पहले सब 6 पोर्ट ऑपरेशनल लॉस में चले गए थे। आज मेरे पास 75,000 पेंशनर की लायबिलिटी है, और कैलकटा और हल्दिया उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार बात हो रही है कि जब पीपीपी मॉडल पे हम आगे बढ़ते हैं, चला गया, लेबर का क्या होगा, उसमें काम करने वाले कामदारों का क्या होगा। सब ये अल्टीमेटली पोर्ट का लेबर है या तो पोर्ट के कामगार है और हमारा कामगार है, भारत सरकार का कामगार है, और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसको सैलरी मिलती रहे, उसकी पेंशन की भी लायबिलिटी ये हमारी है। कई पीपीपी मॉडल पर कई बर्थ हमने दिया, आप बताओ एक भी लेबर को हमने छूटा किया हो या तो हमने सैलरी नहीं दी हो, ये सब कभी बना नहीं है। ऐसा नहीं होने देना है। पीपीपी मोड में जाके हम इनकम क्रिएट करके उसको सैलरी दे रहे हैं। कई ऐसे लेबर है सब, आज में उसको एक भी काम नहीं है, ऐसे 100,000 लेबर एक पोर्ट पर है, उसके पास काम नहीं है, लेकिन हमने ऐसा एक भी लेबर को छूटा नहीं किया है, और उसकी लायबिलिटी पर हमने कोई जिम्मेवारी नहीं आने दी है। भारत सरकार का एक कमिटमेंट है, लेकिन नया डेवलपमेंट नई तरीके से होना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट, क्या हम दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं करनी है? क्या हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बढ़ाना है? 1 मिनट माननीय मंत्री जी, 1 सेकंड, बल्कि हम लोगों को 12:30 बजे से बजट डिस्कशन आरंभ करना है, इसलिए आग्रह होगा कि अपना जवाब ब्रीफली करें प्लीज। सर, मैं इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप में बता रहा हूँ कि 2 बात नहीं चलेगी। लेबर की भी बात करना और लेबर का हित की बात आती है तो खिलाफ बोलना, अपने स्टेट में प्राइवेटाइजेशन करना, और भारत सरकार कोई पीपीपी मोड से डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़े तो उसको किसी की मित्र सरकार बोल देना। नरेंद्र मोदी सारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता का मित्र है, कोई एक व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता है। लेकिन कौन मित्र थे उस जमाने में जिसमें पोर्ट लूटा जा रहा था, जिसमें किसी के वो मित्र थे? मैं ये फ्लोर पर नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ड्रेजिंग चलता रहता था, ड्रेजिंग निकलता रहता था, समुद्र कहाँ खोदा किसको पता, पेमेंट हो जाता था, सब उसमें जिम्मेवारी से काम करना हमने शुरू किया है। मैं एक विषय पर विस्तार से बोल सकता हूं, लेकिन देश में डेवलपमेंट समुद्र रूट से, यहाँ एक माननीय सदस्य ने अच्छा बताया कि यही समुद्र रूट से देश में देश को गुलाम करने वाले लोग आए थे, या तो यही रूट से, ये ऐसा ही रूट है हिंदुस्तान का। ये हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री नई नहीं है, 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुराना इंडस सिविलाइजेशन की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धोलावीरा और लोथल विश्व के सबसे पुराना डॉक भी हिंदुस्तान में है, और यही हिंदुस्तान है जो हमारे ईस्ट कोस्ट से जैसे लोग आए थे, वैसे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्री में यही मगध साम्राज्य था, यही कौटिल्य साम्राज्य, यही शैल्य साम्राज्य था, यही सब लोगों ने पांडियन साम्राज्य था, जिन्होंने दूर सुदूर इंडियन ओशियन में और इंडियन ओशियन के बाहर जाके अपनी सत्ता चलाई थी। यही हमारा गौरवशाली इतिहास है, जरा उसको भी याद करिए। हमारी शक्ति मैरीटाइम सेक्टर में कभी कम नहीं थी। आवश्यकता है आज़ादी के बाद सर मैरीटाइम सेक्टर जिस तरह से उपेक्षित रहा, अंग्रेज लोग क्यों आए थे कलकत्ता, और कलकत्ता में पोर्ट क्यों बनाया? उसको 2 इंलैंड वाटरवेज मिलता था, एक गंगा इंलैंड वाटरवेज मिलता था, एक ब्रह्मपुत्र इंलैंड वाटरवेज मिलता था। आज़ादी के बाद ये वाटरवेज इंप्लीमेंट नहीं रहे। आज हमने वाराणसी से 1400 किलोमीटर हल्दिया से 200 किलोमीटर सुंदरबन से जमुना रिवर बांग्लादेश में प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से 800 किलोमीटर और 980 किलोमीटर असम में, कुल मिला के 4000 किलोमीटर इंडियन वाटरवेज आज के दिन में हमने डेवलप कर दिया है, ऑपरेशनल होने लगा है। अगले दिनों में उसका रिजल्ट आने वाला है। यही पोर्ट सेक्टर में प्रॉफिट बढ़ा के पिछले 6 साल में, केवल 6 साल में हमने डबल कर दिया है, प्रॉफिट बढ़ा दिया है, लायबिलिटी हमने कम करती चली है। मॉडर्नाइजेशन के लिए 300 प्रोजेक्ट आज ऑनगोइंग है। ये 300 प्रोजेक्ट के माध्यम से साहब ये समुद्र तट का इस्तेमाल हम रोपेक्स के लिए नहीं कर सकते क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा कार्गो ट्रांसपोर्ट हो और पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन का सोल्यूशन हो, उसके लिए रोपेक्स फेरी अगले दिनों में चलाना शुरू किया है। कोस्टल कार्गो बढ़ाया है हमने, जो पहले 50 मिलियन टन होता था 78 मिलियन टन होने लगा है। कई चीज़ों में ऐसा काम हमने किया है। मैं केवल लास्ट में आपको इतना ही बताऊंगा
माननीय चेयरमैन साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में हम 134 पर थे, आज हम 63 पर है। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारा रिजल्ट है। कार्गो हैंडलिंग मिलियन टन, 555 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट से होता था, आज 704 मिलियन टन कार्गो इंडियन पोर्ट से, मेजर पोर्ट से होता था। ड्राफ्ट डेवलप करना आवश्यक था, इंडिया में ड्राफ्ट नहीं था, कैप साइज वेसल इंडिया में नहीं आ सकता था, आज कैप साइज वेसल आए और एवरेज ड्राफ्ट 12 मीटर था, हमने बढ़ा के 14.50 मीटर कर दिया है और आगे बढ़ रहा है। टर्न अराउंड टाइम केवल 5 पॉइंट ही मुझे पढ़ना है। टर्न अराउंड टाइम 44 आवर्स था, आज 36 आवर हो चुके हैं। एवरेज बर्थडे आउट 12,468 था, वो 16,433 कर दिया है। कार्गो हैंडलिंग भी बढ़ गया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने डबल कर दिया है। देश में क्रूज कोल बढ़ने लगा है। मैरीटाइम सेक्टर करबद्ध बदल रहा है और बदलते मैरीटाइम सेक्टर में मेरा आग्रह है कि सम्मानीय सदस्य ये बिल को समर्थन करें और डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मनसुख मांडा